अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वर्ल्ड कप स्क्वाड रिव्यू के एक और एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के एपिसोड कुछ खास होने वाली है क्योंकि हम बात करेंगे आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर। हम बात करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, कौन से खिलाड़ी हैं जो मुखालिफ टीम के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, इस टीम की क्या कमजोरियां हैं, क्या ये टीम इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच सकती है, और माजी में यानी 2019 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस क्या थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया से मुतालिक लास्ट एपिसोड देखी हो तो उसमें हमने बात की थी कि ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ा बेनिफिट है और वो है उसका एक्सपीरियंस। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, उसकी वजह ये है कि जो 2015 का वर्ल्ड कप खेला गया यानी 8 साल पहले, उसमें 7 ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस स्क्वाड में भी यानी 2023 के वर्ल्ड कप के स्क्वाड का भी हिस्सा है। और अगर हम 2019 की बात करें तो 8 ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस 2023 के स्क्वाड में ऑस्ट्रेलियन टीम में शामिल हैं। मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान को ये एक्सपीरियंस वाला मामला पाकिस्तान का कमजोर है, क्योंकि अगर हम 2015 की बात करें तो कोई सिंगल ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो उस स्क्वाड में भी हो और 2023 के स्क्वाड में भी हो। हाँ, 2015 के जो 2019 का जो वर्ल्ड कप खेला गया उसमें 6 ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस दफा भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं कप्तान बाबर आजम की, नाइब कप्तान शादाब खान की, शाहीन शाह अफरीदी की, हसन अली की, फखर जमान की और इमामुल हक की। तो पाकिस्तान को ये एक्सपीरियंस की कमी का सामना होगा और ये पाकिस्तान के स्ट्रॉन्ग पॉइंट के बनने के बजाय पाकिस्तान के लिए एक थोड़ा कमजोर पहलू बन सकता है। अच्छा, जब हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो ये वाज़ेह रहे कि मोहम्मद नवाज वो वाहिद खिलाड़ी हैं जो 2016 के T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत गए थे। इसके अलावा तमाम खिलाड़ी इस वक्त जो कौमी टीम का हिस्सा है वो पहली बार किसी इंटरनेशनल इवेंट को खेलने के लिए भारत जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ऐसा पहलू है जो पाकिस्तान को ज़ाहिर है बहुत मुश्किल तो नहीं होगी क्योंकि विकेटें तो एक जैसी होती हैं, लेकिन इसे बताने के लिए कि भारत में ये पाकिस्तान का एक नया सफ़र है और जितनी जल्दी पाकिस्तान की टीम इससे निमट ले सूरत हाल से तो उतना ही अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए। चलिए, अगरचे वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस हमारे खिलाड़ियों को नहीं है, मगर ये याद रहे कि ये टीम कम से कम 1.5-2 साल से एक साथ खेलते हुए आ रही है। एक अच्छा जिसे कहते हैं कॉम्बिनेशन बना हुआ है खिलाड़ियों को, एक दूसरे की जहनी आमांगी मिली हुई है। तो इसलिए एक्सपीरियंस ना होने के बावजूद पाकिस्तान से हम अच्छी उम्मीदें वाबस्ता करते हैं। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान के लिए मजबूत हथियार बन सकते हैं और मुखालिफ टीम के लिए खतरनाक पहलू। अच्छा, सच्ची बात तो यह है कि फौरी तौर पर कोई बड़े नाम जहन में नहीं आते मां सिवाय बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी की। और ये कहने की वजह यह है कि एक तो हमारे पास ज़ाहिर एक्सपीरियंस की कमी है, दूसरा माजी में कोई खिलाड़ी के जिसे कहते हैं ना बैक पर वो ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है जिसकी बुनियाद पर बात कर सके। शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उनके एदाद शुमार ये बता रहे हैं कि वो इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जिसे कहते हैं बैकबोन साबित हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शाहीन शाह अफरीदी की। अगर 2019 के वर्ल्ड कप का जिक्र करें तो शाहीन शाह अफरीदी ने 5 मैचों में 16 विकेटें हासिल की थी। और अगर ये परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में भी वे दोहरा दें तो पाकिस्तान के लिए किसी नेमत से कम नहीं। उसकी वजह यह है कि 2019 का वर्ल्ड कप तो इंग्लैंड में हुआ था, वहाँ फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट भी मिलती है, बाउंस भी है, स्विंग भी है, मगर इंडिया में फास्ट बॉलर्स को कुछ बहुत ज़्यादा सहूलत मैसर नहीं है। मगर इसके बावजूद अगर शाहीन शाह अफरीदी यहाँ पाकिस्तान को विकेट्स दिलवाने में कामयाब हो जाए तो ये एक बहुत पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव मूव होगा और हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तान को ये सहूलत शाहीन शाह अफरीदी से मिल जाए। अब हम बात करते हैं कप्तान बाबर आजम की। हम जानते हैं 2023 का साल उनके लिए बहुत शानदार साल रहा है। उन्होंने इस साल 16 एक रोजा मैच के लिए 745 रन बनाए, 49 की एवरेज है उनकी, इसमें 2 सेंचुरी और 6 निफ सेंचुरी स्कोर की हैं। और हम इससे तो कोई नावाकिफ नहीं कि वो इस वर्ल्ड कप में एज अ नंबर 1 ODI बैटर शामिल हो रहे हैं। तो यकीनन उनका कॉन्फिडेंस इस वक्त आसमान को छू रहा होगा। बाबर आजम ने इससे कबल ODI के 2 बड़े इवेंट्स में नुमाइंदगी की है पाकिस्तान की। मैं बात कर रहा हूँ चैंपियंस ट्रॉफी 2017 और इसके अलावा 2019 का वर्ल्ड कप।
अगर चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो बाबर आजम ने 5 मैच खेले थे, 133 रन बनाए थे, 44 का एवरेज था। जबकि अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें तो वर्ल्ड कप उनके लिए बहुत शानदार साबित हुआ था। 8 मैचों में 447 रन बनाए थे, 67 का एवरेज था। और जाहिर है अगर यही, जिस तरह हमने शाहीन शाह अफरीदी के बारे में कहा कि अगर वो इस परफॉर्मेंस को दोहरा दें तो क्या कमाल हो जाएगा, लेकिन हम ये बाबर आजम के लिए भी कहेंगे कि अगर वो इस परफॉर्मेंस को इस वर्ल्ड कप में भी दोहरा दें तो हमारी जो उम्मीदें हैं वो बढ़ आएंगी। और हमें जिन 2 खिलाड़ियों से उम्मीद है और मुखालिफ टीमों के जो जिन 2 खिलाड़ियों से खतरा है वो सब पूरा हो जाएगा और ये पाकिस्तान की जीत में एक अहम किरदार साबित हो सकता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के कमजोर पहलू कौन से हैं, कौन सी ऐसी वीकनेसेस हैं जो पाकिस्तान के मुश्किलात सामना कर सकती हैं। बज़ाहिर तो मेरे ख्याल में भी यही था जब मैंने नंबर्स चेक नहीं किए थे कि यार हम बैट्समैनों की बात करेंगे और मुमकिन है आप भी यही सोच रहे हो, मगर बैट्समैनों के बारे में मैं आपसे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये इस बैटिंग लाइन के साथ हम 50 ओवर्स में 250 से लेके 280 रन तक बना सकते हैं। अगरचे इन विकेटों में ये नाकाफ़ी हैं, मगर माजी में तो ये होता था कि अगर हम कहते थे कि पाकिस्तान के बल्लेबाज 250 रन भी बना लें तो पाकिस्तान के बॉलर्स में इतनी सलाहियत है कि वो उनका दिफा कर सके। मगर अब यही बॉलिंग लाइन पाकिस्तान की मजबूती के बजाय पाकिस्तान की कमज़ोरी बनती जा रही है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ, लेकिन हवाई बात नहीं है, नंबर्स की बुनियाद पे दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा हसन अली की। हसन अली ने 2023 के वर्ल्ड कप में कोई सिंगल ओडीआई मैच नहीं खेला। ठीक है, इंजरी की वजह से खिलाड़ी बाहर भी होते हैं, आउट ऑफ फॉर्म भी होते हैं, तो अगर आप मैच से बाहर हैं कोई बात नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2022 में भी हसन अली ने सिर्फ 3 एक रोज़ा मैच खेले थे और इन 3 एक रोज़ा मैचों में सिर्फ 2 विकेटें ली थी और ये 2 विकेटें भी महज एक मैच में ली थी। यानी कि अगले 2 मैच उन्होंने बगैर किसी विकेटों के गुजार दिए और उनका जो स्ट्राइक रेट है यानी इकोनॉमी रेट है वो 6.5 से ऊपर है। ये पाकिस्तान के मेन स्ट्राइकिंग फास्ट बॉलर्स की बात कर रहा हूँ जो इस वक्त टीम का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह तैयार है, यानी जिनके बारे में ये यकीन से कहा जा सकता है कि हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी के बाद तीसरे बॉलर यही टीम में शामिल होंगे। तो अब इस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ये समझना मुश्किल नहीं कि हसन अली पाकिस्तान के लिए मजबूत पहलू के बजाय एक कमज़ोर पहलू बनने का खदशा है और हम उम्मीद करते हैं कि हसन अली से मुतालिक ऐसी तमाम बातें गलत साबित हो और वो अच्छा परफॉर्म करें और पाकिस्तान की जीत का अपना किरदार अदा करें। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान के नायब कप्तान शादाब खान की। शादाब खान ने 2023 में 11 मैच खेले, 13 विकेटें ली हैं और उनका इकोनॉमी रेट 5.5 से ऊपर है। यानी वो ना सिर्फ विकेटें लेने में नाकाम साबित हो रहे हैं बल्कि रन्स भी दे रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि इन 13 विकेटों में भी एक मैच में उन्होंने 4 विकेटें ली थी, यानी अगले 10 मैचों में वो सिर्फ 9 विकेटें लेने में कामयाब हुए हैं। और ये पाकिस्तान के लिए, और ये याद रहे कि ये पाकिस्तान के मेन स्पिनर हैं जो पाकिस्तान और इंडिया की विकेटों में स्पिनर्स का रोल कितना अहम हो सकता है ये समझना मुश्किल नहीं। अब जितनी टीमों के हम बारे में अब बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि वहाँ स्पिनर्स के ऊपर कितना फोकस किया गया है। हर टीम में कम से कम 2 से 3 स्पिनर्स हैं जो मुकम्मल तौर पे ये फोकस नहीं किया गया कि बैटिंग करते हैं, नहीं, वो स्पिन कितना अच्छा करते हैं, क्योंकि एशियन विकेटों में फास्ट बॉलर से ज़्यादा किरदार स्पिनर्स का होता है। मगर हमारे फास्ट बॉलर, हमारे जो स्पिनर्स हैं, जो मेन 2 स्पिनर्स हैं शादाब खान और नवाज, मैं उनकी बात बता रहा हूँ। नवाज का नाम आया तो उनके रिकॉर्ड्स बता दूं कि उन्होंने 2023 में 10 मैच खेले हैं और सिर्फ 9 विकेटें ली हैं। यहाँ बेनिफिट उनको ये है कि शादाब के मुकाबले में उनका इकोनॉमी रेट कम है। शादाब ने 5.5 से ऊपर के हिसाब से रन दिए हैं तो मोहम्मद नवाज ने 5 के हिसाब से, लेकिन ये 3 स्ट्राइकिंग बॉलर हैं। हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी 20 ओवर कर लेंगे, ठीक है, अच्छे करेंगे, लेकिन ये जो 30 ओवर्स हैं ये हम कैसे गुजारेंगे जब आपके 3 मेन बॉलर्स का हाल ये है। तो ये वो बॉलिंग यूनिट है जो पाकिस्तान के लिए हमेशा मजबूत एक हथियार साबित होता था, मगर इस बार ये बॉलिंग लाइनअप कमज़ोर कड़ी साबित हो सकती है। इस सीरीज में हम एक सेगमेंट करते हैं इंजरी अपडेट से मुताल्लिक। ये तो हम जानते हैं कि नसीम शाह बदकिस्मती से इंजरी की वजह से वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सके, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नसीम शाह की जो इंजरी के बाद फौरी तौर पर हसन अली का नाम सामने नहीं आया, बल्कि कई डिस्कशन हुई और उसमें एहसानुल्लाह का नाम सामने आया, उसमें मोहम्मद हसनैन का नाम सामने आया,
मगर बदकिस्मती से वो दोनों भी इंजरी का शिकार हैं, जिसके बाद ये फैसला हुआ कि नहीं ठीक है हसन अली को शामिल कर लेते हैं और फिर ज़ाहिर है एक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि चूँकि उनके पास एक्सपीरियंस है इसलिए उनको शामिल कर लिया गया है। बहरहाल तो अब सूरताल ये है कि हमारा जो बेंच स्ट्रेंथ थी वहाँ जितने बॉलर थे वो इंजरी का शिकार है। इस वक्त हसन अली टीम में शामिल हो चुके हैं, लेकिन हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी के बारे में भी ये बताया जा रहा है कि वो 100% फिट नहीं है। और मुझे डर ये है कि चूंकि ये लंबा इवेंट है, 1.5 महीने तवील एक इवेंट है, 9 मैचेस कम से कम हर टीम ने खेलने हैं, एशियन विकेट्स है, जोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, कहीं खुदा न खास्ता ये दोनों बॉलर्स में भी इनमें से कोई इंजरी का शिकार ना हो जाए, क्योंकि अगर इन दोनों में से कोई इंजरी का शिकार होता है तो पाकिस्तान के मसाइल इंतहा को छू जाएंगे और फिर किसी भी नतीजे से हमें हैरानी का सामना नहीं होना चाहिए। लेकिन इस सारी नेगेटिव बातों को एक तरफ रखते हुए हमें उम्मीद करनी चाहिए कि पाकिस्तान में मज़ीद पाकिस्तान की टीम में कोई इंजरी ना हो, जो स्क्वाड अवेलेबल है ये पूरा इवेंट खेले, अच्छी परफॉर्मेंस दे। पाकिस्तान को मिनिमम टारगेट जो होना चाहिए वो सेमीफाइनल तक पहुंचने का होना चाहिए और अगर इससे पहले खुदा न खास्ता कोई इंजरी होती है तो मुश्किलात होंगी, इसलिए हम दुआ गो हैं कि कोई इंजरी पाकिस्तान को ना हो। अब हम बात करते हैं कि इस टीम का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए। देखिए इमाम उल हक तो हम जानते हैं कि टीम का हिस्सा है, ओपनर रहेंगे, लेकिन जो फ़खर ज़मान है वहाँ थोड़ी मुश्किलात का सामना है। अगर टीम इंतज़ामिया समझती है, कप्तान समझते हैं कि उन्हें टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए, तो फिर मेरी ज़ाती राय ये है कि आप मोहम्मद रिजवान को नीचे से ऊपर ले आइए। ज़ाहिर है T20 में उन्हें ओपनिंग करने का बहुत शौक है और वो अच्छी करते भी हैं, तो क्यों ना ODI में ये आजमाया जाए, क्योंकि जो सर्कल है, जो इब्तदाई 10 ओवर हैं, यहाँ पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना होता है। हम सहम के डर के खेलते हैं और आखिर में होता ही है कि 10 ओवर 40 रन 50 रन, इससे ऊपर हम नहीं जा पाते। तो अगर रिजवान का एग्रेशन यहाँ ऊपर नज़र आ जाए हमें, तो इमाम उल हक के साथ अगर वो आ जाए तो यकीनन हमें अच्छा आगाज़ मिल सकता है। तीसरे नंबर पर ज़ाहिर है बाबर आजम मौजूद है। चौथे नंबर पर हमें सऊद शकील को मौका देना चाहिए, वो अच्छे मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, पूरी उन्होंने अपनी लीग जो है जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वहाँ तीसरे या चौथे नंबर बैटिंग की है, तो उसे ज़रूर उन्हें चौथे नंबर पे आजमाया जाना चाहिए। उसके बाद आगा सलमान हो सकते हैं 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे इफ्तिखार अहमद, 7वें नंबर पर शादाब खान, 8वें पे मोहम्मद नवाज, 10वें पर हसन अली, 11वें पे शाहीन शाह अफरीदी और 11वें नंबर पर आपके जो हारिस रऊफ है। ये टीम कॉम्बिनेशन हो सकता है और ये अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। अब इन तमाम बातों के बाद हम इस पहलू पे बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। तो मेरा जवाब बगैर किसी शक व शुबों के है कि बिल्कुल पहुंच सकती है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है और वो शर्त ये है कि कप्तान बाबर आजम अपनी कप्तानी में बेहतरी लेकर आए, दिफाई हिकमत अमली को तर्क करें, खौफ के सारे जितने बादल है उसको छटा दें, एग्रेसिव आए, एग्रेशन के साथ आए, दलेरी के साथ खेलें, बॉलिंग लाइनअप से लेकर बैटिंग तक हर मैदान में अपने खिलाड़ियों को आप सहमा हुआ बनाने के बजाय दलेर बनाएं और खुल के खेलने का मौका दें, क्योंकि हमने अब तक जितने इवेंट्स मेगा इवेंट्स में माजी में शिकस्त खाई है, चाहे वो 2021 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो, चाहे वो 2022 का फाइनल हो वर्ल्ड कप का, चाहे वो 2022 का एशिया कप का फाइनल हो, हमारे फास्ट बॉलर्स ने, हमारे बॉलर्स ने पाकिस्तान को बर वक्त जल्दी विकेटें दिलवा दी, मगर उसके बाद दिफाई कप्तानी के नतीजे में सामने वाली टीम को संभलने का मौका मिलता है और वहाँ रन्स के अंबार लगते हैं जो हमारे बैट्समैन के लिए इजाफी हो जाते हैं और हम मैच हार जाते हैं। तो हमारी सेमीफाइनल में पहुंचने की जो वो है यकीनी है, लेकिन शर्त सिर्फ एक है, बाबर आजम की कप्तानी है। हम उम्मीद करते हैं कि कप्तान अपनी माजी की गलतियों से सीखें और मज़ीद सीखने की कोशिश करें और ये देखें कि वो किस तरीके से इस दिफाई हिकमत अमली को तर्क करके एग्रेशन और दलेरी अपने अंदर लाते हैं। यही एक वाहिद जिसे कहते हैं कि रास्ता है आगे जाने के लिए। अदरवाइज इस मेगा इवेंट में जब सारी टीमें अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ मौजूद हैं, सबकी नज़रें इस इवेंट पे जीतने के लिए, तो आपको कोई नहीं छोड़ेगा अगर आपने ज़रा सी भी झूल या कमज़ोरी दिखाई। इस वीडियो का आखिरी जो सेगमेंट है वो ये
कि माजी में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस यानी 2019 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्या रही। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत मुनासिब थी। पाकिस्तान ने 5 मैच जीते, 3 मैच में शिकस्त हुई और 1 मैच में बदकिस्मती से बारिश की वजह से ड्रॉ हो गया श्रीलंका के खिलाफ मैच। और अगर वो मैच हो जाता तो पाकिस्तान की जीत तकरीबन यकीनी थी, और अगर वो मैच पाकिस्तान जीत जाता तो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किल नहीं था। मगर बदकिस्मती से हमारे नंबर्स बराबर हुए न्यूजीलैंड से, और न्यूजीलैंड रन रेट की बुनियाद पर आगे चले गया। इसलिए इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए इम्तिहान है कि तमाम मैच सबसे पहले तो जीतने की कोशिश की जाए। अगर किसी मैच में शिकस्त होती भी है तो रन रेट पर फोकस रखा जाए। एशिया कप में हम जानते हैं कि इंडिया के खिलाफ जो हमें शिकस्त हुई उसने हमारा रन रेट इतना पीछे धकेल दिया कि फिर हमें संभलने का मौका नहीं मिल सका। इसलिए वर्ल्ड कप में भी एक तो फोकस ये होना चाहिए कि हर मैच में हम कामयाबी हासिल करें, और खुदा ना खास्ता अगर किसी में नाकामी होती भी है तो रन रेट इतना पीछे ना जाए कि हम आगे जाके अगर रन रेट की बुनियाद पे किसी टीम का फैसला होना हो तो वहाँ हम बदकिस्मती से ना पहुँच सके। ये आज की पूरी वीडियो थी। हमने कोशिश की कि तमाम पहलुओं पर पाकिस्तान की नज़र डाली जाए। बहुत मुश्किल होता है पाकिस्तान की टीम पर बात करना, क्योंकि ज़ाहिर है जज्बाती लोगों का झुकाव होता है, लगाव होता है टीम के साथ। लेकिन चूंकि नंबर्स पर बात की है, ज़ाती राय को पीछे धकेला है, कोशिश की है कि उन पहलुओं पर बात की जाए जो नंबर्स की बुनियाद पे ये बताते हैं कि पाकिस्तान की इस वक्त सूरत-हाल क्या है। लेकिन इन तमाम तर खराबियों के बावजूद हम बहुत पुरुमीद हैं कि पाकिस्तान की टीम अच्छा खेले, अच्छा परफॉर्म करे, इंडिया में इस इवेंट के सेमीफाइनल और फाइनल पहुंचे, भारत को 14 तारीख को जो अहमदाबाद में मैच है उसमें शिकस्त दे। ये हम सब पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है, क्योंकि इससे बड़ा कोई इवेंट नहीं हो सकता कि आप अहमदाबाद के 1,25,000 लोगों के दरमियान आप इंडिया को उस मैदान में शिकस्त दें। क्या वो मंजर होगा, क्या वो पहलू होगा। लेकिन उससे पहले अपनी टीम कॉम्बिनेशन को बनाने की ज़रूरत है। 2 वार्म अप मैचेस हैं पाकिस्तान के, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उन पर एक अच्छी टीम उतारी जाए, एग्रेशन के साथ खेला जाए, तेज़ खेला जाए, सुस्त जो हमारी ओपनिंग की बैटिंग है उसको तर्क किया जाए। ये वो तमाम पहलू हैं जो पाकिस्तान को सोचने की ज़रूरत है। कल आपसे फिर एक नई टीम की पूरी डिटेल एनालिसिस के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।